Hello dear students, good evening. I hope everyone is fine. This is Arshit sir and today we are going to discuss about Golgi complex. In the previous class we discussed about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum वाले टॉपिक में हमने उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पूरा वो हमने डिस्कस कर चुके थे और उसके टाइप्स जैसे RER क्या होता है और SER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया। और आज उसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक दूसरा कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे, दूसरा एलिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी कम्प्लेक्स। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है दैट इज़ ए सिस्टम वर्किंग इनसाइड द सेल्स। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें कनेक्ट हो जाती है आपस में, डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसमें जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द RER एंड RER इज़ फर्दर कनेक्टेड टू SER। SER से फिर या RER और SER से वेसिकल्स निकल के वो गोल्गी में जाएंगे, गोल्गी में उनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और मॉडिफिकेशन के बाद फिर चीज़ें जो है पूरी तरीके से तैयार होने के बाद वो सेल के अंदर यूज़ किए जाएंगे या सेल के बाहर यूज़ किए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, सो आज के इस लेक्चर में हम गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्गी बॉडी क्या होता है, ओके, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप कि you will have a complete focus over this topic. Try to understand what I am saying. गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी आप बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी बोलो या गोल्जी एपरेट्स बोलो। ठीक है, इसका एक ही मतलब है बिल्कुल। गोल्जी बॉडी से गोल्जी बॉडी की हम बात करते हैं यहाँ पे, और गोल्जी बॉडी जो है जैसा कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है, फ्लैटनेट सैक्स जिनको सिस्टर्नी बोलते हैं, और उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट होता है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का, और एक स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको गोल्गी कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरली देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर है, सिमिलर आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, बट देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस। सिस्टर्नी, यहाँ के सिस्टर्नी जो है दे आर थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह यहाँ के ट्यूब्यूल्स शॉर्ट होते हैं, पेरिफेरल होते हैं। सिस्टर्नी यहाँ के देखा जाए तो सिस्टर्नी जो है कर्व्ड होते हैं, ओके, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में हमने सिस्टर्नी देखे थे, ठीक है, वो भी पैरेलल में होते हैं, स्टैक्स में होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे होते हैं, बट यहाँ पे सिस्टर्नी थोड़ा कर्व्ड होते हैं। यहाँ पे थोड़ी पोलैरिटी देखने को मिलती है, दो फेसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं सिस फेस, एक को बोलते हैं ट्रांस फेस। ओके, मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा आपको वो चीज़, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे बस आप फोकस करिए, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो पहले हम जैसे एज़ यूजुअल हम सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी गोल्गी कम्प्लेक्स की बात करें तो कैमिलो गोल्गी उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने गोल्गी को डिस्कवर किया, गोल्जी को, और जिन्होंने इसको नाम दिया गोल्जी, ठीक है। सो इस साइंटिस्ट के नाम पे इस ऑर्गेनल का नाम पड़ा है गोल्जी एपरेट्स या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। कैमिलियो गोल्जी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, और इसने इस नाम को कॉइन भी किया है, इसको नाम भी दिया है। ओके, देन इसके बाद ये गोल्जी होते क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। गोल्जी इज़ नथिंग, गोल्जी is the system of membranes. It is a system of membranes like endoplasmic reticulum,
लाइक ER, ठीक है। जैसे हमने ER में देखा था सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आता है, इट इंक्लूडिंग फ्लैटेंड सैक्स जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, शॉर्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड वेजिकल्स होते हैं, ओके। तो ये एक सिस्टम की तरह सेल के अंदर पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इन 3 स्ट्रक्चर से एलिमेंट्स का एक सिस्टम होता है। और जैसा कि हम यूजुअली प्रेजेंस की बात में जैसे बात करते हैं, हम प्रेजेंस कौन सा ऑर्गेनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है और कहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, बिल्कुल वैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रेजेंस। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, सारे लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको बताऊंगा, एक्सेप्ट देखिए मैच्योर आरबीसीज के केस में तो एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनल्स क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। मैच्योर आरबीसीज जो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण आरबीसी के अंदर, ठीक है, जो स्पेस है वो पूरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेस बचती नहीं है इन चीज़ों के लिए, इन ऑर्गेनल्स के लिए। इसीलिए गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियस, इवन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स वगैरह सब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम, हाँ, कितने कॉम्पैक्ट तरीके से और कितना वॉल्यूम उन्होंने एकोमोडेट किया होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि आरबीसी के अंदर वो प्रोटीन जो रहता है हीमोग्लोबिन, उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, शाबाश। सो इसलिए बाकी ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, समझ के बात को। देन स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप प्लांट्स के केस में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, फ्लोएम के केस में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलते। बाकी सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैच्योर आरबीसीज हो गया, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हो गया, सीव ट्यूब्स ऑफ सीव एलिमेंट्स जो है होते हैं, सीव ट्यूब्स जो होते हैं प्लांट्स के केस में, उनमें भी एब्सेंट होता है। और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो एब्सेंट होगा ही होगा, ठीक है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, समझ के बाद। सो दिस इज प्रेजेंस, ओके। इसके बाद हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कौन से सेल्स में गोल्गी ज़्यादा पाए जाते हैं, ओके, कौन से सेल्स में ज़्यादा होता है। गोल्गी बॉडी जो है, इनका नंबर, ठीक है, इनका नंबर या इनका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन जो सेल्स ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं, जो सेल्स ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्गी देखने को मिलता है, ओके। सिक्रीशन बोले तो कोई म्यूकस, कुछ सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, कुछ सेल्स कोई जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक सेल से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है,
लिवर के अंदर के जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स वो बाइल को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सेल्स एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स सिक्रीटरी जिनका रोल रहता है, सिक्रीटरी रोल जिनका रहता है, मतलब सिक्रीशन वाला रोल जिनका रहता है, वहाँ पे आपको गोल्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ओके, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी सेल्स में भी होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कम तादाद में होते हैं, कम नंबर में, ठीक है। चलो, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। इट इज़ फाउंड इन, इनका जो नंबर है या अमाउंट कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके, एंड इट इज़ मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा एबंडेंट में होते हैं कौन से सेल्स में? जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स, मोस्ट एबंडेंट इन सिक्रीटरी सेल्स, ओके। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ओके। एक है सिस्टर्नी, ठीक है, जो सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा इसका, ओके, स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इसका ड्रॉ करें, ओके। इसके सिस्टर्नी जो है ना वो इस तरह के होते हैं, कर्व्ड होते हैं, और इनके एंड्स स्वोलन होते हैं, इस तरह से इनके एंड्स क्या होते हैं? स्वोलन होते हैं, इस तरह से, ओके। ये सिस्टर्नी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिस्टर्नी, समझ गए बात? तो इस तरह से गोल्गी के सिस्टर्नी पाए जाते हैं। पैरेलल होते हैं, स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, ये देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है, बीच में इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, अंदर फ्लूइड होता है, ओके। तो these curved structures are called as cisternae, इनको बोलते हैं सिस्टर्नी, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी। These cisternae are flattened sacs, लेकिन कर्व्ड होते हैं। इनमें आप देखेंगे इंटरकनेक्शन है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओके। इनके एंड्स आप देखेंगे स्वोलन एंड्स होते हैं, देखो स्वोलन एंड्स होते हैं, स्वोलन एंड्स, ओके। इसके 2 फेसेस हैं, कर्व, जब एक कर्व हो जाता है, इसमें कर्व, हाँ, जब एक कर्व्ड हो जाता है तो इसके 2 फेसेस बन जाते हैं, या 2 पोल्स हम बोल सकते हैं। एक ये वाला पोल ऊपर वाला, ठीक है, कॉन्वेक्स वाला पोल जो है इसका, कॉन्वेक्स वाला, ये बल्ज्ड वाला, कॉन्वेक्स वाला जो पोल है इसका, ये वाला कॉन्वेक्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, बल्ज्ड आउट, ठीक है, ये ऊपर वाला इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, और बल्ज्ड इन वाला जो अंदर की तरफ बल्ज्ड है उसको बोलते हैं कॉनकेव। तो मतलब ये कॉनकेव वाला इसका फेस हो गया या पार्ट, और ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स फेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव फेस, ठीक है। कॉन्वेक्स वाला जो फेस रहता है इसका, बल्ज्ड वाला जो बाहर की तरफ बल्ज्ड होता है, इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस। और दूसरा ये वाला जो फेस है, अपोजिट वाला जो फेस रहता है इसका, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस फेस। सिस फेस जो है
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, ठीक है, फॉर्मिंग फेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल फेस, ओके, फॉर्मिंग फेस बोलो, प्रॉक्सिमल फेस बोलो, सिस फेस बोलो, ओके। एंड दिस फेस इज क्लोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो वेजिकल्स होते हैं, कौन, वेजिकल्स, वो वेजिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, वहाँ से कौन सा मटेरियल आएगा बेटा, वहाँ से आएगा या तो प्रोटीन्स आएंगे या तो लिपिड्स आएंगे, क्योंकि RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, SER में लिपिड सिंथेसिस होता है। तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वेजिकल्स की फॉर्म में आएंगे। इनको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। इनको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, इनको बोलते हैं वेजिकल्स। और ये जो इसका पेरिफेरी वाला जो है, स्वोलन एंड्स जो हैं सिस्टर्नी के, यहाँ से अराइज होते हैं शॉर्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स यहाँ से अराइज होते हैं इस तरह से। तो जो शॉर्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये आपको हमेशा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, पेरिफेरी पे देखने को मिलेंगे, ओके। और ये वाला जो ट्रांसफेस वाला जो पार्ट है, ट्रांसफेस में आपको यहाँ से कुछ वेजिकल्स निकलते हुए देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेजिकल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ओके। यहाँ से कुछ वेजिकल्स आपको इस तरह से निकलते हुए देखने को मिलेंगे। इनको हम बोलते हैं स्क्रीटरी वेजिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं स्क्रीटरी वेजिकल्स, इनको बोलते हैं स्क्रीटरी वेजिकल्स। तो वेजिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and the another types of vesicles are secretory vesicles that are pinched off from the transface of the Golgi या cisternae। समझ के बाद, सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाँ, 3 प्रकार के एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया। एक सिस्टर्नी होते हैं, सिस्टर्नी आर फ्लैटेंड सैक्स, ओके, पैरेलल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल, ठीक है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओके, अच्छा। देन इट शोज पोलैरिटी, ये कर्व्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें 2 पोल्स आपको देखने को मिलेंगे, शोज पोलैरिटी, या 2 फेसेस शोज पोलैरिटी, 2 पोल्स, कौन कौन, एक को हम बोलते हैं सिस फेस, एक को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, और ये इसको हम लीविंग फेस बोलते हैं। यहाँ से ये सिक्रेटरी वेजिकल्स निकलते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं ट्रांस फेस से, इसको लीविंग फेस भी बोलेंगे, या शिपिंग फेस बोलेंगे। इसको प्रॉक्सिमल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल फेस, और इसको बोलेंगे डिस्टल फेस, ओके। ये वाला जो है कॉन्केव पोल बोलेंगे इसको, सॉरी कॉन्वेक्स पोल बोलेंगे इसको। सिस फेस है ना, तो कॉन्वेक्स पोल बोलेंगे ये वाला, और इसको बोलेंगे क्या, कॉन्केव पोल बोलेंगे, इसको कॉन्केव पोल भी बोलेंगे। समझ गए बात। सो यहाँ से चीज़ें बन के ट्रांसपोर्ट की जाती है, चीज़ें आती हैं यहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें सिंथेसाइज होके आ जाती है इधर। फिर अंदर क्या होता है, सिस्टर्नी के अंदर फिर वो मॉडिफिकेशन उनकी हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है, सॉर्टिंग, टैगिंग वगैरह वो सब यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद वो कंप्लीट तरीके से उसको यूज़ के लिए, कंप्लीट इस्तेमाल के लिए उसको बनाया जाता है, और यहाँ से फिर उसको स्क्रीट कर दिया जाता है स्क्रीटरी वेजिकल्स के द्वारा, और फिर बाद में उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के अंदर, जहाँ पे भी फिर उसकी ज़रूरत हो, सेल के अंदर या सेल के बाहर,
उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेक्रेटरी वेसिकल्स के द्वारा। समझ गए बात को? सो चीज़ें जो यहाँ से आएंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो सिस फेस पे आएंगी। किस पे आएंगी? सिस फेस पे। सिस फेस फिर क्या बनाएगा? सिस्टर्नी बनाएगा। सिस फेस पे सिस्टर्नी बनेंगे, हाँ, और फिर इन चीज़ों की क्या होगी वहाँ पे? मॉडिफिकेशन हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी वगैरह, हाँ, कंप्लीट तरीके से वो बन जाएंगे अच्छे से, और फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे मॉडिफाइड होके, और सेल के अंदर फिर यूज़ किए जाएंगे उनको। समझ गए बात? सो ये हो गई सिस्टर्नी की बात। दूसरा, अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पे, ये पहला एलिमेंट सिस्टर्नी हो गया। दूसरा एलिमेंट जो है दैट्स कॉल्ड एज दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स। यहाँ के जो ट्यूब्यूल्स आप देखेंगे शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरी से निकलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है। नंबर 3 पे आपको मैं बता दूं, नंबर 3 दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? वेसिकल्स। और वेसिकल्स शॉर्ट होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, बड़े से स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। ओके, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, और उनके 2 टाइप्स हैं। एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और एक सेक्रेटरी वेसिकल्स जो यहाँ से निकलते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स। 2 प्रकार के वेसिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप 3 तरह के जो एलिमेंट्स, हाँ, 3 तरह के एलिमेंट्स आपको अच्छे से आपने स्ट्रक्चर इसका मैंने दिखा दिया आपको, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अभी गोल्जी की हम फंक्शन की बात करते हैं। ओके, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका कनेक्शन ईआर के साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, वो सिस फेस के साथ कनेक्ट होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेस के साथ कनेक्ट होता है, सिस फेस फिर ट्रांस फेस के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, इस तरह से। तो मैं आपको इसका फंक्शन आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये एक सेल है, मैं एक बड़ी सी सेल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये एक सेल है, अगर ये इसका न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल, ये इसका न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एग्जाम्पल, ये उसके सिस्टर्नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूलर वाला पार्ट होता है वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और यहाँ पे वेसिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जिनको बोलते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, वो अपना डायरेक्शन देगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा आरईआर को। दिस इज़ आरईआर। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से डायरेक्शन आएगी कि आपको क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो तुरंत आरईआर क्या करेगा? आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और ये जो एसईआर वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा? इसमें लिपिड सिंथेसिस होगा। यहाँ पे प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे? लिपिड्स बनाए जाएंगे। तो इन चीज़ों की सिंथेसिस होगी। ओके, बाद में इन चीज़ों को वेसिकल्स के द्वारा, इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेल के जो गोल्गी है, गोल्गी के पास इनको भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये अभी प्रोटीन्स पूरी तरीके से रेडी नहीं है, या लिपिड्स पूरी तरीके से रेडी नहीं है, ये अभी रॉ हैं, तो इनको मॉडिफिकेशन के लिए इनको गोल्गी के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पे गोल्गी का सिस फेस है,
समझ गए बात को। यहाँ पे गोल्गी का क्या है, सिस फेस रहेगा। मैं इसको अलग कलर्स दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गोल्गी का सिस फेस रहेगा। क्या रहेगा, सिस फेस। ओके, यहाँ पे गोल्गी का सिस फेस रहता है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरा मॉल मटेरियल लेके आ जाते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स लेके। फिर ये वेसिकल्स ज्वाइन होके सिस्टर्नी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिस्टर्नी बनाएंगे। सिस्टर्नी में चीज़ों की क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी। इन चीज़ों की मॉडिफिकेशन होगी। ओके, इसमें कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन अगर है तो इसके पास इसके साथ कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जोड़ दिया जाएगा तो बनाया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह अगर ये लिपिड है तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ के इसको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो यहाँ से निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलती है। सो ग्लाइकोलिपिड बनना जो है, प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, या लिपिड्स के साथ इसको जोड़ देना, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को, इसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। सो ग्लाइकोसाइलेशन वाला प्रोसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी मॉडिफिकेशंस की जाती है। ओके, यहाँ पे चीज़ों की पैकेजिंग की जाती है। हाँ, चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं, उनमें टैगिंग किया जाता है, एक प्रॉपर नाम दिया जाता है और उस चीज़ को कहाँ पे पहुँचना है, हाँ, सेल के अंदर यूज़ होना है या सेल के बाहर यूज़ होना है, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तय की जाती है। ओके, इसके बाद जब वो मटेरियल इन सिस्टर्नी के अंदर, जब वो पूरा मटेरियल क्या हो जाता है, जब वो कंप्लीट तैयार हो जाता है, उसके बाद यहाँ से कुछ वेसिकल्स निकलते हैं पिंच ऑफ होके, ठीक है। उन वेसिकल्स को हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। क्या बोलते हैं उनको, सिक्रेटरी वेसिकल्स, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से रेडी होते हैं तैयार होने के लिए। अब ये चीज़ें रॉ नहीं होती है, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से रेडी है, ये चीज़ें मॉडिफाइड चीज़ें हैं। अब इसको सेल के अंदर या इसको सेल के बाहर यूज़ में लाने के लिए, ठीक है, भेज दिया जाएगा। वो सेल जानती है, वो पूरा इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, डीएनए पूरा इसको गाइड करता है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि इसको कहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है। समझ के बाद, अच्छा, इस तरह से चीज़ें, इस तरह से पूरा जो चलता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक एलिमेंट भी यहाँ पे बनता है। एक चीज़ और भी यहाँ पे बनता है, जैसे सिस्टर्नी एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स, नंबर 3 वेसिकल्स, और भी एक होता है, उनको बोलते हैं गोल्गियन वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको, गोल्गियन वैक्यूल्स बोलते हैं। तो गोल्गियन वैक्यूल्स कहाँ से निकलते हैं, देखो यहाँ से, एक मिनट। ये गोल्गियन वैक्यूल्स जो है ना, कुछ वेसिकल्स यहाँ से, कुछ वैक्यूल्स जो निकलते हैं, ठीक है, वो एक्ट करते हैं एज, हाँ, कुछ वैक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं जिनको गोल्गियन वैक्यूल्स बोलते हैं। वो गोल्गियन वैक्यूल्स बाद में एज लाइसोसोम की तरह काम करते हैं, एज प्राइमरी लाइसोसोम की तरह वो काम करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम भी देखा जाए तो वो यहीं से ही बनते हैं, यहीं से बनते हैं वो गोल्गियन वैक्यूल वाला जो पार्ट रहता है। 4th एलिमेंट मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। 4th एलिमेंट जो यहाँ पे रहता है नंबर 4 पे, दैट इज़ कॉल्ड एज गोल्गियन वैक्यूल्स। ये भी वेसिकल्स की तरह होते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल होते हैं, बड़े लार्ज होते हैं। ओके, और इनमें से कुछ some of the Golgian vacuoles function as primary lysosomes, प्राइमरी लाइसोसोम्स की तरह काम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, these are called as Golgian vacuoles. इनमें से कुछ एज प्राइमरी लाइसोसोम्स काम करेंगे। सो प्राइमरी लाइसोसोम्स भी अगर यहाँ से निकलते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ गोल्गियन प्राइमरी लाइसोसोम्स, ओके, वो भी अपना काम करेंगे, वो भी इन चीज़ों के साथ मिलके
सेल के अंदर उसकी ब्रेक डाउन कर, या इधर से कोई चीज़ अगर आ रहा है सेल के अंदर, ओके, इंडोसाइटोसिस के दौरान वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलके वो काम करेगा। वो मैं बताऊंगा जब लाइसोसोम पढ़ेंगे तो वो किस तरह से काम करता है लाइसोसोम, और उनका जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी बनना, सेकेंडरी से टर्सरी बनना, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने की कि किस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्गी किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वे फिर लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ से किस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम निकलते हैं और वो आगे जाके सेल के अंदर किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। अब चलते हैं हम फंक्शन पे, इसकी फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्गी, फंक्शन ऑफ गोल्जी, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है। सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन, चीज़ों की मॉडिफिकेशन हो जाती है, चीज़ों की यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाती है, चीज़ें सॉर्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैगिंग किया जाता है, नाम दिया जाता है, चीज़ों को एक टैग दिया जाता है, हाँ, फला चीज़ है ये, ओके। और इनकी प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं, ओके। जैसे आपने नाम सुना होगा कुछ पॉलीसेकेराइड्स, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड होता है। इसी तरह से सेलुलोस, सेलुलोस हो गया, हेमी सेलुलोस हो गया, ठीक है, पेक्टिन हो गया, पेक्टिन, ओके। इस तरह के पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं ये। देन जैसा कि मैंने आपको ग्लाइकोसाइलेशन वाला प्रोसेस बताया, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन की जाती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है टू फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं इनको। प्रोटीन्स की ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, और लिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन को ग्लाइकोसाइलेशन से ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं रेस्पेक्टिवली, ओके। ठीक है, अच्छा, इस तरह से और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे जो स्पर्म के अंदर का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, वो इसी का काम है, क्योंकि वो एक्रोसोम जो रहता है ना वो मॉडिफाइड गोल्गी होता है। क्या होता है वो? मॉडिफाइड क्या होता है? गोल्गी होता है। अच्छा, इस तरह से आप देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ योक, जो एग्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ योक, योक, ओके, जिस प्रोसेस को हम वाइटिलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ योक प्रोसेस को हम वाइटिलोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका गोल्गी का इसमें ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी, ठीक है। अच्छा, जो प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है ना, उसमें गोल्गी का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है ना, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, इस मेथड से होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट सेल, फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट सेल है, ओके, तो पहले इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, दो हो जाएंगे न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस हुआ। फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? इसका जो मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब, ठीक है। बीच में एक सेल प्लेट जिसको हम बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन की जाएगी। कैसे वो होता है, यहाँ पे जो गोल्गी होते हैं, ठीक है, इसके अंदर का जो गोल्गी है, ओके, और यहाँ पे जो गोल्गी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से कुछ मटेरियल आता है, सेल वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जिनको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। वो फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्रैग्मोप्लास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में, दोनों साइड में। जब ये फ्रैग्मोप्लास्ट मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे एक दीवार जैसी खड़ी हो जाती है। इस दीवार को हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, सेल प्लेट। इस सेल प्लेट फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, ठीक है, ये दो सेल्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक सेल से क्या हो जाएंगे, दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसके पास अपना न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस। तो दिस प्रोसेस जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस है या साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस, इसमें सेल प्लेट का गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि फ्रैग्मोप्लास्ट ये जो वेसिकल्स यहाँ से आए जिसके अंदर सेल वॉल मटेरियल होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, बोलते हैं इनको फ्रैग्मोप्लास्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो कई सारे फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं सेल इसके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, वो मैंने आपसे शेयर किए, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा इसका स्ट्रक्चर से लेके इसके फंक्शन तक का पूरा इंट्रोडक्शन आप नहीं बोल सकते इसका। एक चीज़ मुझे लास्ट में और याद आ गया कि जो प्लांट्स का जो प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स के केस में सिस्टर्नी जो है ना, क्या प्लांट सेल्स के केस में जो सिस्टर्नी होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर्नी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड स्कैटर्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्कैटर्ड। वो एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो जो स्कैटर्ड या डिफ्यूज्ड गोल्गी प्लांट सेल्स के केस में आपको देखने को मिलते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं इनको। सो गोल्गी का और एक नाम भी है, इसको डिक्टियोजोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोजोम्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स। लेकिन ये डिक्टियोजोम्स कब बोलते हैं इनको, प्लांट सेल्स के केस में बोलते हैं। कहाँ पे, प्लांट सेल्स के केस में। होते क्या है ये डिक्टियोजोम्स, दे आर डिफ्यूज्ड गोल्गी गोल्गी बोलो या गोल्जी बोलो, वैसे गोल्जी ठीक है। डिफ्यूज्ड गोल्जी जो है दैट्स कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स, प्लांट सेल्स के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऐसे गोल्गी हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होता। एनिमल सेल्स के केस में सिस्टर्नी लोकलाइज्ड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं होते, इसलिए इनको यहाँ पे डिक्टियोजोम्स के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ स्ट्रक्चर से लेके, फंक्शन से लेके, इंट्रोडक्शन से लेके पूरा ये अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अलग एक ऑर्गेनेल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम आगे देख लेंगे। हम और भी इसमें लाइसोसोम्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल वेसिकल्स और इसमें पढ़ने, तो वो पूरा जो है हम लेके आएंगे। आप उसको अच्छे से नोट की कॉपी पे उसको अच्छे से पेन डाउन करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने आप को रेडी रखो एग्ज़ाम के लिए। हर प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, उससे क्या होता है कि इससे फिर आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो लगातार उसमें रिवीजन होता रहता है, प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।